बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तहरीक लब्बैक के पीछे फ़ौज या ISI नहीं है। ये बात किस बड़ी अस्करी शख्सियत ने कही है और कहाँ कही है? और आप पारा में रात एक बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है मीडिया के साथ। उसमें क्या हुआ, कौन कौन सा बांध थे, और फिर तहरीक लब्बैक का अरब बहार जो तहरीक थी उससे क्या ताल्लुक़ है। लेकिन इससे पहले हम एक आज लाहौर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन NA 133, जहाँ से परवेज़ मलिक साहब MNA थे और उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहलिया नून लीग की टिकट पर वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक। और PTI की तरफ से वहाँ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जमशेद इकबाल चीमा, जो मुशीर भी थे। उन्होंने फिर रिज़ाइन किया और कागजात नामजदगी जमा करवाए और उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी मुसर्रत जमशेद चीमा। दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। RO ने आज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अब इस हल्के में बज़ाहिर PTI का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये हुआ क्या है? हुआ ये है, ये मैंने कई इलेक्शन कवर किए हैं और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो अपीलें आती हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, और कोर्ट हाई कोर्ट में जो रिट दरखास्तें आती हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने या मंजूर होने के ख़िलाफ़, तो बारहा ये देखने में आया है कि जो इलेक्शन जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा जाता है, अगर तजवीज़ कनिंदा और तइद कनिंदा जो है उम्मीदवार का, वो उस हल्के का वोटर ना हो तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं। ये कानूनी तकाजा है कि उसी हल्के का एक वोटर उसे नामजद करे और उसी हल्के का वोटर उसे तइद करे नामजदगी की। यानी तजवीज़ कनिंदा और तइद कनिंदा दोनों उसी हल्के से जहाँ इलेक्शन हो रहा है, जहाँ का उम्मीदवार है, वहाँ से होना ज़रूरी है। इसमें यह हुआ कि भाई साहब के जो तइद कनिंदगान हैं दोनों के, वो मुतलका हल्के से नहीं है। ये बात बतौर कोर्ट रिपोर्टर हर कोर्ट मुझे अगर पता है तो जमशेद इकबाल चीमा साहब ज़ाहिर जो कागजात नामजदगी दाखिल किए जाते हैं तो वकील की मदद ली जाती है। वकला को पता होता है कि जनाब क्या क्या रूल्स हैं, कानून क्या कहता है, लेकिन इनके तइद कनिंदा जो है वो किसी और हल्का से है। अब ये बहाने करेंगे हज़ार किस्म के, जनाब पहले वो वोट यहाँ था, फिर नून लीग ने साजिश करके वहाँ करवा दिया वोट। जिस दिन वो तो भाई अब तो एक मैसेज की मार है। आप मैसेज करें, वो फ़ौरन आपको पता चल जाता है जनाब आपका वोट किस हल्के में है और कहाँ पे है। और यहाँ इन्होंने ये देखा नहीं, और वो दोनों ही उठ गए। अब ये क्या करेंगे, कोई मेरा ख्याल है आज़ाद उम्मीदवार तो मेरे जहन में नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों की हिमायत करेंगे, क्या करेंगे। नून लीग को यहाँ से हराना तकरीबन नामुमकिन है। ये जो हल्का है NA 133 और अरसा दराज से मुसलसल यहाँ से वो जीतते आ रहे। वैसे भी नून लीग का गढ़ है लाहौर, बल्कि वो किला कहते हैं उसको। तो भाई साहब मुझे तो ये लगता है या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब ने गेम डाली है और उनकी अहलिया ने जानबूझकर ये हरकत की है कि उनके कागजात मुस्तरद हो जाएं। क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने कर्ज किया, आम तासर यही है। और फिर मरने वाला जो MNA या MPA होता है उसकी फैमिली के साथ हमदर्दी भी होती है। वोटर्स को हमदर्दी के भी बहुत सारे वोट वो ले जाता है। तो यहाँ तो नून लीग के वैसे ही पहले ही वो रिकॉर्ड वोटों से जीते हुए हैं इस हल्के से। तो अब जमशेद इकबाल चीमा साहब 5-7 करोड़ रुपए, अब तो करोड़ों में गेम हो गई है ना। वो इलेक्शन कमीशन के कवानीन या रूल्स जो भी कहते रहें कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन पैसे तो फिर खर्च हुए 5-7 करोड़ रुपए की गेम तो ऐसे लाजमी, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो वो अपने पैसे बचा गए हैं। और उनकी तो बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी कि कभी MNA बनूं, और जब MNA बनने का मौका मिला उन्हें, जब दिया PTI ने, तो भाई साहब जो है वो घायल हो गए। और उसकी वजह समझ में यही आती है
कि ये दीदा दानिश्ता दोनों मियाँ बीवी, कवर कैंडिडेट बीवी को लिया, खुद उम्मीदवार बने टिकट पे, और फिर कोई ऐसी गेम पड़ गई कि वो नैल हो गए। कि ऐसा होता है कि पता होता है कि जनाब इस बंदे से फलां बंदा नहीं जीत सकता इस हल्के से, तो फिर जमात जो है वो किसी ऐसे बंदे को टिकट दे देती है जो नादहिंदा हो या कोई और हो। ऐसे हो जाता है, माजी की कई मिसालें, अब मैं नाम लूँगा तो वो लग जाएगा कि जनाब शायद वो दानिश्ता जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब तहरीक लब्बैक, वो जनाब जीटी रोड पे, अब जेहलम से आगे वो कहते हैं हमने नहीं जाने देना उनको, जो मर्ज़ी कर लें। और बड़ी तादाद में जो तहरीक लब्बैक के कारकुन और उनके साथ वहाँ जमा हैं लीडरों के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि फ़ौज और रेंजर्स की भी फ़ौज कह दिया, रेंजर्स और पुलिस की भी बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है। इसी मौजू पर कल रात जो गुजर गई है, आपारा में DGISI ने सहाफ़ियों को एक बड़ी ब्रीफिंग दी है। उसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आइन के आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को बुलाया गया है। इस आर्टिकल के तहत सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है, ये हक है कि वो अपने कुछ इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत के किसी महकमे या वफाकी अफसरान को तफवीज़ कर सकती है, दे सकती है, उनके सुपुर्द कर सकती है। तो इसमें पंजाब हुकूमत ने जो अपने इख्तियारात हैं इंतज़ामी अमन अमा को कंट्रोल करने वाले, वो वफाकी हुकूमत के अदारे यानी वज़ारत दाखिला के सुपुर्द किए, रेंजर्स के ज़रिए रेंजर्स के हवाले किए। अब रेंजर्स जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगी जो पंजाब हुकूमत का है या पुलिस का है, अमन अमा वाला। इसीलिए रेंजर जो है वो उनके पास अब दो इख्तियारात इंतज़ाम अमन के लिए, जो पंजाब हुकूमत के इख्तियारात हैं, सूबाई इख्तियारात हैं, वो अब रेंजर्स को और वज़ारत दाखिला वफाकी को के सुपुर्द कर दिए गए हैं। ये मशरूत तौर पर भी इख्तियारात दिए जा सकते हैं और गैर मशरूत तौर पर भी। और मेरी इतला के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने गैर मशरूत तौर पर बगैर कोई शर्त रखे कि इस हद तक जाना है, इस हद तक नहीं जाना, ये करना है, वो गैर मशरूत तक 2 माह के लिए। और अगर 2 माह से ज़्यादा ये इख्तियारात वफाक के सुपुर्द करने हों तो फिर उसके लिए सूबाई असम्बली से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब आते हैं जनाब, जो एक बड़ी ब्रीफिंग हुई है, DGISI साहब ने को 20 मिनट मेरी इतला के मुताबिक ब्रीफिंग दी है सहाफ़ियों को। मीडिया मालकान थे, कुछ तो वहाँ मीटिंग में हाज़िर थे और कुछ वीडियो लिंक पे थे। तकरीबन तमाम मीडिया मालकान जो हैं और बड़े सहाफ़ी जो हैं वहाँ मौजूद थे, ख़ास तौर पे वो जो अस्करी बीट करते हैं तो, और एंकर्स इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर वो वहाँ मौजूद थे। उन्हें ये साफ तौर पर DGISI ने 10 मिनट ब्रीफिंग और 10 मिनट की वो क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, तो वो जनाब उन्हें साफ तौर पे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल तासर गलत है कि तहरीक लब्बैक के पीछे हम हैं। वो कहते हैं हम इसके पीछे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इस मामले को जोड़ा है जो अरब बहार तहरीक थी उससे, इस तहरीक को उस तरह से ममासलत उन्होंने बयान फरमाई है। वो आपको याद होगा कि 2010 में वो एक तहरीक शुरू हुई ट्यूनिस से, फिर लीबिया, कज़ाफ़ी साहब का तख्ता, फिर मिस्र, फिर यमन, और वहाँ तक वो मामला पहुँचा था। और उसको अरब बहार तहरीक इसलिए कहते हैं कि वो एक इनकलाबी लहर थी। वो कहते हैं, ये कहा जाता है कि इनकलाबी लहर थी अरब ममालिक में, कि जो मरूसी आमरीतें हैं या हुकूमतें हैं उनको और फ़ौजी आमरीतों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाए अरब अवाम को। वो कहते हैं कि उनके पीछे कुछ आलमी ताकतें थीं। लीबिया में ख़ास तौर पर वो कहते हैं जनाब अमेरिका उनके पीछे था, मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाने के लिए। इस तरह सारी वो बातें वो
कहते हैं कि जनाब अब जो आपारा में मीटिंग हुई है, मीटिंग का ब्रीफिंग कह लें आप, उसमें ये तासर देने की कोशिश की गई है कि शायद ये उसी तरह का कोई ताकतें हैं जो पाकिस्तान में ये गड़बड़ करवाना चाह रही हैं। और उनका ख्याल ये है, वहाँ फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब भी मौजूद थे, और वहाँ मीडिया मालकान के साथ ये शेयर की गई इंफॉर्मेशन कि तहरीक लब्बैक वाले, उनके ख्याल में बकौल उनके, कि तहरीक लब्बैक वाले एक फ़ौज के अंदर भी, रियासत और फ़ौज, उसमें इंतशार फैलाना चाहते हैं, आप तबाही कह लें या जो भी मामला उसको कह लें, कि उसको जनाब मतनाज़ा बनाना चाहते हैं रियासत को और फ़ौज को, फ़िरका वारियत की बिना पर कि जनाब फ़लाँ अफसर जो है ये फ़लाँ फ़िरके का है, इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ इस तरह कार्रवाई कर रहा है, और फ़लाँ अक्सरियत जो है ये फ़लाँ फ़िरके की है फ़ौज में, और बरेलवी तो कभी मुतशद्दिद हुए ही नहीं, तो ये क्यों हो गए, इनके पीछे कुछ है। भारत वाली बातें जो फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, और वो अरब बहार वाली बात तो मैंने कर ही दी है। और वहाँ उन्होंने ये बताया कि रेंजर्स जो है उसको हदायत की गई है कि वो गोली नहीं चलाएगी पहले, लेकिन अगर उन पर हमला होता है तो फिर वो दरेग नहीं करेगी जवाबी कार्रवाई के लिए। और वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे उनका ख्याल ये है कि जैसे लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन हुआ, तो पहले तो मीडिया ने ही शोर मचाया हुआ था कि जनाब इनको रोकते क्यों नहीं, ये लाल मस्जिद वाले ये कर रहे हैं, मनमानियाँ कर रहे हैं, अपना एक अलग रियासत बनाई हुई है। फिर जब ऑपरेशन हुआ तो फिर मीडिया जो है वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उसी तरह उन्होंने तहरीक शुरू कर दी कि जनाब ये जुल्म हो गया है, जुल्म हो गया। अब इसी तरह की वो साफ़ी साहब कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि इसी तरह की बात वहाँ उन्होंने यही तासर लिया है कि कल को अगर हम यहाँ इस तहरीक लब्बैक के जुलूस को या मार्च को या जो मुजवज़ा धरना है उसको रोकने के लिए सख्ती करते हैं, तो अगर कल को ये नहीं होना चाहिए जैसे लाल मस्जिद वाला मामला हुआ। और वो उन्होंने ये ठीक है कि इसमें आम लोग शामिल हैं। भाई अगर ये बात है कि इनके पीछे कोई है, अरब बहार जैसा मामला है, ये मतनाज़ा बनाने की फ़ौज को कोशिश कर रहे हैं, उनके लीडर तो आपकी हिरासत में हैं, उनसे इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके कौम को बता दें। सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पर जिनके पीछे कोई शवाहद ना हो ऐसा ऑपरेशन करना, तो वो काबिल कबूल नहीं होता। मेरा ख्याल है वो ज़ाहिर है वो मुल्क चला रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अक्ल व दानिश रखते हैं, लेकिन अवाम मुतमिन उस वक्त होती है जब उन्हें शवाहद दिखाए जाते हैं या अदालत से कोई सज़ा होती है। अब तो हालत ये होगी है कि अदालतों पर भी जो लोग हैं वो उस हद तक अदालती फ़ैसलों को दिलो जान से तस्लीम नहीं करते, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे आए हैं माजी में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ को नाअहल करने तक के, तो लोग उसमें कहते हैं कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो शवाहद सामने रख दें, जनाब ये मामला है, उनसे कोई लिटरेचर पकड़ा गया हो, कोई मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो, या वो ख़ुद एक वाले जुर्म कर रहे हों। अगर ऐसा है, वो जो मौलवी साहबान इनकी हिमायत में हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान जैसे लोग भी इसमें जो हैं वो, जिनका कभी ऐसी मामला से ताल्लुक़ नहीं रहा जलसे जुलूसों वाला इस तरह के, तो वो तो कहते हैं कि जनाब हम ये मुहब्बे वतन लोग हैं। जब ऑपरेशन हुए हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में, पहले तो उनकी कोई फ़ौज ने जब शुरू किए हैं कोई हिमायत ही नहीं करता था, तो वो तो हम लोग थे जिन्होंने जुलूस निकाले थे फ़ौज के लिए, फ़ौज की हिमायत में। ये मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब कह रहे हैं, तो यानी बरेलवी वाले तबके वाले, तो वो अब वो दूसरी तरफ से ये कहा रहा कि नहीं जनाब इसमें कुछ है गड़बड़ मामला इधर उधर से, तो अगर है तो वो सामने लाना चाहिए, सामने रखना चाहिए। हो सकता है अगर आप वो हक़ाइक़ या शवाहद अगर दिखा देते हैं
टीवी पे जो आप ज़बानी बयान कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं 10 मिनट की ब्रीफिंग में मीडिया मालकान को और बड़े सहाफ़ियों को, वो बात अगर पब्लिक के लिए आप दिखा दें, जब ये मामला ये देख लें लोग हैं, ये वहाँ से आया हुआ है। अब हो सकता है वो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो खुद ही चले जाएं, वो उनका आम लोग जो हैं, जो ये सोच कर इस नीयत से वहाँ बैठे हुए हैं कि ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है, जब उन्हें पता चलेगा कि मोहब्बत वाला मामला ही नहीं, ये तो और मामला है, तो मे भी वो लोग खुद ही वापस चले जाएं, बजाय इसके कि आप जहलम पे दीवारें और खंदकें और बंदूकें लेके वो नशिस्त बांध के बैठ जाएं। ये आप आवाम को दिखाना चाहिए आपको, मेरा तो यही ख्याल है। और फिर वहाँ पे फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, तो वहाँ ये बयान किया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि ये ब्रीफिंग तो DGISI की थी, लेकिन हमें जनरल बाजवा ने कहा है कि आप लोग भी वहाँ जाएं, ताकि ये तासर जो एक पैदा हो गया अवाम में कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं रही और फवाद चौधरी और शेख रशीद अलग अलग सोच की जो है तर्जमानी कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ जाएं और ताकि ये तासर ख़त्म हो या ये तासर मिले कि नहीं इस मामले पे हम इकट्ठे हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने वहाँ बताया सहाफ़ियों को कि हम जनरल बाजवा के कहने पे यहाँ आए हैं। पर ब्रीफिंग से जो बात सहाफ़ियों ने अखज़ की है वो ये है कि उन्होंने कहा जनाब हर सूरत में हमने फ़ैसला कर लिया है कि जहलम से आगे नहीं आने देना, जो मर्ज़ी हो जाए, गोली पहले नहीं चलाएंगे, रेंजर्स को ये हिदायत कर दी गई है, लेकिन अगर हमला होता है उन पर तो फिर वो दरेग नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी। अरब बहार वाली बात जो है ये मुझे तो हज़म नहीं हो रही, मे भी इनकी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पोशीदा नहीं रखनी चाहिए, बंद कमरे में चंद एक लोगों को दिखाने या मीडिया पे वो अगर आपके पास शफात हैं तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें सबको। और फिर ये कह रहे हैं जनाब ये तासर गलत है, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जनाब इनके पीछे हम हैं तो हम नहीं हैं, लेकिन ये तासर भी ख़त्म करने में भी टाइम लगेगा। ये तासर आपने कह तो दिया है, लेकिन इसको ख़त्म करने में या ख़त्म होने में अभी कुछ टाइम लगेगा। जो पिछली धरने थे, ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ के दौर में धरने थे, वो तो उसमें तो जब इनको उठाया गया तो जो रकूम की तकसीम का मामला था वो सारी वीडियोज़ वगैरह मौजूद हैं, तो लोगों को ये शक है। बहरहाल एक पोजीशन है जिसे क्लियर करने की ज़रूरत है और अवामन नास के सामने क्लियर करने की ज़रूरत है, चंद एक लोगों के सामने नहीं। अगर वो मीडिया मालकान इस मामले पे आपके हमनवा बन भी जाते हैं तो आम लोगों के जहन में जो सवाल है वो सवाल ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर वो सवाल ख़त्म नहीं किया जाएगा वो खिचड़ी पकती रहेगी, लावा पकता रहेगा, मेरा अपना ख्याल है। बाकी आपकी अपनी सोच है, आप जो फ़ैसले करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, तो बाज़ औक़ात फ़ायदा भी हो जाता है और अक्सर औक़ात नुकसान भी उठाना पड़ता है। नफ़रतें मोहब्बतों में बदलने के बजाय नफ़रतें और बढ़ जाती हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।